हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे एसएसटी आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th और क्लास 10th में एसएसटी में हम यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में आपको समझा चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। चैप्टर फर्स्ट हमारा रिसोर्सेज का जो है रिसोर्सेज वो हमारा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक चैप्टर अलग अलग जो है जो सेक्शन में से लेंगे, जैसे हमने ज्योग्राफी में से लिया, सिविक्स में से लिया। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री में से एक जो है चैप्टर लेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ईच ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके हम शायद जो है उसको पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ले रहे हैं, चैप्टर जो 7 है हिस्ट्री का, क्लास 10th एसएसटी, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। आपको हिस्ट्री से आप वैसे ही आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री से आपको थोड़ा सा शायद पढ़ने में तकलीफ भी होती होगी। शायद कुछ लोग शायद याद नहीं रख पाते हैं, कुछ इवेंट्स के नाम जो होते हैं, डेट्स वगैरह नाम होते हैं, और इवेंट्स जो होते हैं, अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो याद नहीं रख पाते हैं। तो हम यहाँ पे उसको आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, जो है स्टार्ट करना है हमें चैप्टर को कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है ये हुई थी, ये किस तरह से हुई और इसका जो है फीडबैक क्या मिला। फीडबैक मिलने के साथ साथ में हमारे लिए ये कितनी एसेंशियल है, ये हमें एक सोचने की आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रगल ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड अ ग्लोरियस एंड रिवोल्यूशनरी इवेंट। और जो स्ट्रगल है 1857 की, वो रेवोल्यूशनरी इवेंट बात है। रेवोल्यूशनरी इवेंट जो है एक हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री से अगर हम अभी देख लें, अभी तक जो है 1857 की स्ट्रगल ऑफ 1857 की बात जब भी होती है तो हमें हमारे लिए ग्लोरियस इवेंट होता है। जब भी वो बात होगी वो रेवोल्यूशनरी इवेंट कहलाती है, ग्लोरियस इवेंट कहलाता है। तो ये बात आप हमको ध्यान रखना है। दिस वॉज फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रगल ऑफ 1857 है वो फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन है। सपोज क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि कौन सा स्ट्रगल ऑफ 1857 है, ये कौन सा आर्म्ड रेवोल्यूशन है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन। फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन ये था, तो आप उसमें इजीली आप उसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ 18, ये किस तरह से स्ट्रगल ऑफ 1857 हुई, ये इसको हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा मैं आपके लिए, और इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में। उसका पहले के समय क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम कुछ पॉइंट्स में आपके सामने लेकर आए हैं। जस्ट सी प्लीज पे अटेंशन हियर। फर्स्ट पॉइंट है अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब पहले के समय जब यूरोपियंस का आना हमारे भारत में हुआ था, ओके, यूरोपियंस का आना हमारे भारत में हुआ कब तक? स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस तक। स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई के पहले तक जब यूरोपियंस आए, यूरोपियंस के आने से लेकर हमारी आज़ादी तक, है ना, आज़ादी की लड़ाई तक ये क्या क्या चीज़ें हुई, स्ट्रगल ऑफ 1857 में क्या क्या हुआ, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है यहाँ पर, यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई द यूरोपियंस केम टू इंडिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आता भी है कभी कभी कि यूरोपियंस इंडिया हमारे भारत में क्यों आए थे, तो आप उसमें इजीली बता सकते हैं कि यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले के समय कोई भी जितने ब्रिटिशर्स आए, चाहे यूरोपियंस आए, चाहे पुर्तगीज आए, कोई भी यहाँ पर जो हमारे भारत में आए थे वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आए थे, वो अपने खास मकसद के लिए आए थे, है ना। एक अलग से उन्होंने एक यहाँ पे अपना एक बना के माइंडसेट बनाकर यहाँ पर आए थे कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है और किस तरह से मुनाफा उठाना है। ओके, यहाँ पे ट्रेड का मतलब वही होता है बिजनेस करना, मुनाफा उठाना। मुनाफा उठाने के साथ साथ में किस तरह से उनका पैसा वो बना सकते हैं हमारे भारत में आने के बाद में। सो व्हेनेवर यूरोपियंस के बारे में बात हुई तो यूरोपियंस के बारे में आप बता सकते हैं कि यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। यूरोपियंस किस लिए आए थे? ट्रेड के लिए आए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, सेकेंड पॉइंट है द इवेंट ऑफ 1857 वॉर द स्पार्क विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब 1857 का जो स्ट्रगल थी, है ना, स्ट्रगल फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारी 1857 की हो रही थी धीरे धीरे, उससे क्या हुई, एक चिंगारी भड़क गई। चिंगारी किसकी भड़की? हमारे देश की आज़ादी के लिए, है ना, देश की आज़ादी के लिए एक चिंगारी भड़क गई, जिससे कि सभी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे, पार्टिसिपेट करने के साथ में आगे आने लगे, सभी अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल, पीपल फ्रॉम ऑल द वर्क्स पार्टिसिपेटेड ओपनली एंड स्ट्रेंथन्ड इट। और सोल्जर्स हमारे, आप जानते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स थे, चाहे अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, चाहे सोल्जर्स की बात करें, ये सारे जो जितने भी लोग हैं, ये हमारे जो स्ट्रगल ऑफ 1857 की बात करें या हमारा स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस की बात करें, इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिया है।
ये इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होता तो शायद हमें जो है हमारा इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। हमारे सोल्जर्स का सबसे बड़ा, सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन जो है स्ट्रेंथनिंग इट, उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका मेजर रोल रहा है। जस्ट सी इन द नेक्स्ट पॉइंट, लाख्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन द स्ट्रगल, बहुत सारे लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इस स्ट्रगल में जो है गवाया है, बहुत सारे लाखों, अगर हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं हम, हज़ार से लेकर लाखों लोग जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है इस स्ट्रगल में, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस स्ट्रगल के लिए, 1857 का स्ट्रगल हो या फिर इंडिपेंडेंस हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द अर्ली 15th सेंचुरी यूरोपियंस स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर ट्रेड। 15 सेंचुरी की बात करें, 15th सेंचुरी से ही हमारे जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस का इंडिया में आना चालू हो गया था। और यूरोपियंस इंडिया में आने के बाद में किसके लिए आए थे, ये मैंने आपको शुरू में बताया, फ्रॉम द इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड दैट कि वो ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना, ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। तो 15th सेंचुरी से ही इनका आना चालू हो गया था। पहले के समय यूरोपियन सोचते थे कि यहाँ पर उस समय मुगल राज है, तो उस समय क्या होता था, यहाँ पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, वो ये सोचते थे। और इस सोचने के साथ में वो लोग यहाँ पर आए थे और सोचते थे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो बेनिफिट है वो उनका हो जाए, ट्रेडिंग उनकी जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। स्ट्रेंथन होने के साथ साथ में लोगों से भी उनको थोड़ा सा एक कोऑपरेशन मिले और इन चीज़ों में वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। और भी अगर हम चीज़ बात करें, और भी जो है पॉइंट है यहाँ पर, दे ट्रेड सेंटर मेनली सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज। और ये जो यूरोपियंस थे, ये भी जो यूरोपियंस थे, अगर यूरोपियंस की बात कर लें या पोर्तुगीज़ की बात करें, पहले पोर्तुगीज़ आए, उसके बाद हॉलैंड के जो लोग थे वो आए, फिर इंग्लैंड के पीपल थे वो लोग आए, बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए थे ट्रेड करने के लिए, और बाद में फिर इनकी कंपनीज का क्लैश हो गया। बट यहाँ पे जो लास्ट में जो पॉइंट बताया हुआ है कि जो इनकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनकी कहाँ पे सिचुएटेड थी, कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड थी। कोस्टल एरियाज में ये लोग अपनी कंपनीज को लगाना चाहते थे और अपने ट्रेडिंग बिजनेस चालू करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है अपना जो उनका जो बिजनेस, जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको उनको रन करने में बहुत आसानी होती थी, इसलिए वो लोग अपना बिजनेस क्या है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा लगाना चाहते थे। और कोस्टल एरियाज में भी कहाँ लगाया उन्होंने शुरू में? सूरत में, है ना। सूरत एक प्लेस है, सूरत में वहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी लगाई हुई थी कोस्टल एरिया में, ताकि वो अपने जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग है उनकी, उसको और आगे बढ़ा सकें, उसको और आगे तक लेके जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देख लें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड 1680। अगर एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आए। ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इवन इन द वेरी शॉर्ट आंसर ऑल्सो जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे भारत में 1600 AD में आई थी, है ना, 1600 AD, है ना, 1600 AD, है ना, उसमें आई थी। और इसके साथ साथ में जो है आपको भी कंफ्यूजन होगी कि AD क्या होता है और BC क्या होता है। AD और BC में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है और AD मतलब होता है एनो डोमिनी, जो है उसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, 1600 AD में हमारे भारत में आई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जब औरंगजेब जो मुगल रूलर था, है ना, औरंगजेब मुगल रूलर था, तो उस समय क्या क्या चीज़ें की क्लैशिंग हुई, यहाँ पे ये भी देख लीजिए। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707, औरंगजेब की जब डेथ हो गई, है ना, औरंगजेब जब जो मुगल रूलर था, औरंगजेब का जो रूल था उस समय, और जब औरंगजेब की डेथ हो गई, है ना, कुछ समय बाद औरंगजेब की डेथ हो गई। कब हुई डेथ, ये भी आपको ध्यान रखना, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। ये बात आप चाहे तो नोट कर लें, कॉपी पेंसिल निकाल लें और अपने जो है इसमें नोट कर लें आपकी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव में भी आपकी काम आएगी, इवन जो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा या फिर आपका जीके बढ़ाने के लिए ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिस्ट्री में इवेंट्स और डेट्स में इंसान कंफ्यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, डेट्स आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आप 1600 से 1601 नहीं कर सकते, 1700 1705 नहीं कर सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में तो क्या हुआ, आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। मुगल एम्पायर जो था वो बिल्कुल वहाँ पे क्या होने लगा, बिखरने लगा।
मुगल एम्पायर जो है बिल्कुल वहाँ पर उसका जो पावर था वो भी कम होने लगा, वो वीकनेस उसकी वहाँ पर नज़र आने लगी, क्योंकि औरंगज़ेब की वहाँ पर डेथ हो गई थी 1707 में। तो इसलिए मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर वहाँ पे बिखरने लगा और डिसइंटीग्रेट होने लगा। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब वही होता है वेन एवर यू फाइंड वेन एवर औरंगज़ेब डेथ वॉज देयर इन 1707, मुगल एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग, है ना। वीकनिंग और डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब एक ही होता है, वो बिल्कुल वीक होने लगी दिन पे दिन, है ना, और उसमें कमज़ोरी आने लगी बहुत ज़्यादा। ऐसा लगने लगा था कि वो जो रूल है, जो उनका जो राज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ स्टेट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई है, सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, सब ना ट्रेडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंपनीज क्या करने लगी, अपने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगी। पॉलिटिकल मैटर्स, जो भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उसमें वो इंटरफेयर करने लगी और उसके साथ साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगी, अपना जो भी उनका व्यू होता था वो देना चाहते थे वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। कंपनी जो है इंटरफेयर करने लगी थी पॉलिटिकल मैटर्स में। एंड बिगिन ओवर पावरिंग द राइवल कंपनीज ऑफ लोकल स्टेट। और अलग अलग जो राइवल कंपनी जो होती थी, अलग अलग चीज़ों, जो बहुत सारी कंपनीज होती थी, केवल वही तो थे नहीं चलाने वाले, अलग अलग सभी अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे। जो राइवल कंपनीज होती थी वो उस पर क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। और उसके साथ साथ में स्ट्रेंथन, क्योंकि वो स्ट्रेंथन होती जा रही थी, वो अब सब अपनी कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए, पावर करने के लिए, वो पावर करने के लिए जो है आगे होने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं, ट्रेड अपना आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो बात है, आपको ध्यान रखना है। कुछ मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 कैसे हुई, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे कौन सी कंपनीज आई, ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली बिकॉज पूरी चैप्टर को कवर अप करना बहुत मुश्किल है। आप खुद भी जानते हैं कि द चैप्टर इज़ अ वेरी बिग, स्पेशली द हिस्ट्री इज़ कंसर्न। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम कोशिश करेंगे जो उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, एमपी बोर्ड के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक से लिंक है, वो उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे और उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आप उसको समझ जाएंगे। और मैं ये उसको होप करता हूँ कि आप जो है उसको समझ पाएंगे। और यहाँ पर भी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप दैट यू गॉट द एक्सप्लेनेशन। एंड इसके हम 2 या 3 पार्ट और जो हैं इसके लिए आपके लिए लेकर आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है कि जो एमपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न करते हैं, वो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट इन योर स्टडीज़, और बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। बार बार आप वीडियो को देखें, वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमें जो है बताइए, जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो बताइए। विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।